क्या हाल है बच्चों? NTA 1, NTA 2 और NTA 3। मुझे लग रहा है कि बायोलॉजी का ये जो सीरीज़ रिवीजन सीरीज़ है ये बहुत पसंद आ रहा है और ये बहुत जल्द आप लोगों के सपोर्ट के साथ, आप लोगों की पॉजिटिविटी के साथ, आप लोगों के कैरियर के अंदर मील का पत्थर साबित होने वाला है। नीट 2021-22 और उससे आगे भी पूरे इंडिया में मैं कह सकता हूँ संस्कार एकेडमी नागौर से ये जो रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट हुई है ये बहुत अच्छा सपोर्ट हर बच्चे को देगी, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो, इंग्लिश मीडियम का हो। पूरी बायोलॉजी का रिवीजन, टॉपिक्स का रिवीजन NCERT बेस्ड। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कहूँगा, प्योर NCERT। मैं तो कई बार ये भी कहता हूँ NCERT भगवान है, गॉड फॉर नीट एग्जामिनेशन। NCERT पर स्ट्रिक्टली बेस होकर हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट NTA 3। और आज का पेपर बहुत ही शानदार है। इसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो अब तक 1 और 2 में हमारे साथ डिस्कस नहीं हुए। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन पर 1 और 2 में हम लोग नहीं पहुंचे थे। मज़ा आएगा। करें शुरू? चलिए भाई करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, आप लोग सीधा पहुंच गए हम लोग कहाँ पर? ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन के अंदर। ठीक है, अनुलेखन का मतलब हो गया DNA से RNA बनाना। होलो एंजाइम यानी कि वह एंजाइम जिसमें प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों भाग होते हैं। RNA पॉलीमरेज एंजाइम DNA की बात करता है, सेडल लाइक स्ट्रक्चर की बात करता है। एक सेडल जॉइंट भी होता है भाई, हमारे अंगूठे की अपन बात करते हैं वहाँ पर। ठीक है, और ये कह रहा है कि वो सीक्वेंस कौन सी है, तो ये कह रहा है अनुलेखन में RNA पॉलीमरेज एंजाइम DNA सीक्वेंस के साथ जुड़ता है ताकि क्या बना सके? RNA बना सके। तो मैं अगर आपसे यहाँ पर बात करूँ तो प्रोकैरियोट के अंदर एक निश्चित क्रम को ये एंजाइम पहचानता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा प्रिब्नोबॉक्स। क्या बोलते हैं? प्रिब्नोबॉक्स। ठीक है, जबकि यूकेरियोट के अंदर जो ये स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, NCERT से थोड़ा बाहर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, और उसको बोलते हैं हॉगनेस बॉक्स, क्योंकि हॉगनेस ने इसकी खोज करी थी। ठीक है, और ये जो सीक्वेंस हैं एक्चुअल में DNA की अनुलेखन इकाई का नाम क्या लाडलो? DNA की अनुलेखन इकाई का नाम क्या है? सिस्ट्रोन है। सिस्ट्रोन को हिंदी में क्या बोलते? संपार बोलते। ठीक है, तो सिस्ट्रोन पर शुरुआती पॉइंट पे आपको मिलता प्रमोटर। ठीक है, तो प्रमोटर यानी कि उन्नायक लाडलो। आज का क्वेश्चन पहला ही बहुत शानदार मिल गया आपको। ठीक है, तो उन्नायक को पहचानने के लिए RNA पॉलीमरेज बात करता है और वहाँ एक निश्चित नाइट्रोजन क्षार क्रम होता है 7 बेस पेयर का बना हुआ, और उसका नाम क्या है? टाटा बॉक्स। ध्यान रखना, पहले क्वेश्चन के अंदर अनुलेखन में RNA बनाना है DNA से। RNA पॉलीमरेज एंजाइम है, वो निश्चित अनुक्रम को पहचानेगा। अनुलेखन की इकाई सिस्ट्रोन है, उसका आरंभिक भाग प्रमोटर को पहचानना पड़ेगा, तब जाकर प्रोसेस शुरू होगा। प्रोकैरियोट में निश्चित क्रम प्रिब्नोबॉक्स, यूकैरियोट में हॉगनेस बॉक्स, और उसी को बोलते हैं टाटा बॉक्स। बोलो मेरी बात समझ में आई क्या? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या कहलाता है? ध्यान रखना भाई, स्टोर फूड ऑफ एनिमल्स। ठीक है ना, जंतुओं का संचित भोजन क्या है? ग्लाइकोजन है। छोटा सा क्वेश्चन नीट का कई बार ये भी बन जाता है। प्लांट का संचित भोजन क्या है? स्टार्च है। प्लांट का सेल वॉल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? सेल्यूलोज। और मेरे हिसाब से शायद नीट का क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, मोस्ट अबंडेंट, हम लोग कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पृथ्वी पर मिलता है वो कौन है? सेल्यूलोज। माल्टोज तो एक डाइसैकेराइड है। ठीक है, तो संचित भोजन संरचना में समान होंगे। ग्लाइकोजन की संरचना स्टार्च के समान होगी, ध्यान रखना। और ये साखित बहुलक है, ब्रांच्ड पॉलीमर है। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? ब्रांच्ड पॉलीमर हैं, साखित बहुलक हैं। जबकि मेरे बच्चों ध्यान रखना, लाडलो ध्यान रखना, सेल्यूलोज जो है वो रेखीय बहुलक है। ठीक है, किसके बहुलक हैं? ग्लूकोज के। बोलो लाडलो बात समझ में आ रही क्या? मज़ा आ रहा है क्या?
अब खुद पढ़िए, दूसरों को पढ़ाइए। प्योर एनसीईआरटी की लाइंस पर गेम खेलता हूँ मैं। एनसीईआरटी पढ़ो, नीट में चाहे जितना स्कोर करो। पिछली बार संस्कार एकेडमी 12वीं के साथ बच्चों ने 348 नंबर स्कोर नीट बायोलॉजी में किए हैं 360 में से। आप सोचिए कितनी शानदार बात यहाँ से बच्चे नागौर से कर रहे हैं, आप भी वो कर सकते हैं। कंफर्म बेस्ट रिवीजन आपको यहाँ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ते रहें, मेहनत करें। ये कह रहा है कि आंतरिक परिस्थितियों शरीर में अनुकूलन की, है ना। ये कह रहा है शरीर में स्वनियमन। ध्यान रखना भाई, हमारा शरीर बाहर वातावरण में कैसी भी परिस्थितियां हो, अंदर की परिस्थितियों को कंट्रोल करता है। आंतरिक वातावरण को बनाए रखना, ध्यान रखना बच्चों, आंतरिक वातावरण को बनाए रखना। टू मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट, ध्यान रखना, उसको क्या कहते हैं? समस्थैतिकता। उसको क्या कहते हैं? समस्थैतिकता। या फिर उसी को क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस। ध्यान रखना, मेन होम्योस्टेटिक ऑर्गन जो है, नीट में एक बार पुराने टाइम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब रटने वाली बातें पूछते थे, किडनी ठीक है ना। और स्टेडी स्टेट यानी स्थायी अवस्था जो है, ये स्थायी अवस्था जीवन से संबंधित है। एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल वाले पार्ट में ये पूरा का पूरा हेडिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो शरीर के आंतरिक वातावरण, इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस कहलाता है। बोलो बात मेरी समझ में आ गई क्या? तो और स्टेडी स्टेट जीवित अवस्था से संबंधित क्वेश्चन की बात करता है। शरीर का आंतरिक वातावरण को बनाने में किडनी का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। और ये देखते ही समझ में आ रहा है, फिंगर प्रिंटिंग का क्वेश्चन है। किसी ने मर्डर किया होगा, क्राइम सीन से कोई डीएनए या सेल मिली होगी, अपराधी के साथ में उसकी बात करेंगे, ठीक है। क्राइम सीन के साथ में बात करेंगे। तो ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का क्वेश्चन है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग यानी डीएनए अंगुली छाप मुद्रण सबसे पहले किसने दिया था? एलेक्स जेफरी ने दिया था। एलेक्स जेफरी ने दिया था, ध्यान रखना। और इसका जो आधार है, ध्यान रखना, सीधा पूछा जाता है फिंगर प्रिंटिंग का आधार क्या है? डीएनए बहुरूपता, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, और उसमें भी एक नाम आता है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। मेरे हिसाब से बच्चों बात समझ में आई होगी। ध्यान रखना, कोई भी दो आदमियों का 99.9% डीएनए सेम होता है, लेकिन 0.1% डीएनए अलग अलग होता है। खाली और खाली जाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़ दो, बाकी सबका डीएनए अलग अलग होता है। इसलिए अगर कहीं पे भी मेनली क्राइम सीन में और पेरेंटल केस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक बहुत बड़ा हेल्पिंग टूल साबित हो रहा है। यहाँ पे देखिए कि ये कह रहा है कि किसने अपराध किया होगा, ठीक है ना। तो क्राइम सीन से सैंपल लिया, और अगर मैं आपको यहाँ से बात बताऊं तो जो शक वाली बात निकलती है, वो मेनली किसके साथ मैच कर रही है? सस्पेक्ट 2 के साथ मैच कर रही है। एक्चुअल में यहाँ पे ध्यान रखना, बेंडिंग पैटर्न का स्टडी किया जाता है। फिंगरप्रिंटिंग हम कह सकते हैं वन ऑफ द टफ टॉपिक ऑफ एनसीईआरटी है। बेंडिंग पैटर्न को मैच किया जाता है, यहाँ पे प्रोब का यूज किया जाता है। ध्यान रखना, समपरिक्षित्र प्रोब का यूज किया जाता है, ये भी ध्यान आपको रखना है। बोलो मेरी बात समझ में आ गई? फिंगरप्रिंटिंग में विक्टिम का, ये एनसीईआरटी के अंदर फोटो दिया हुआ, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 एनटीए 2 में भी आया था, जब किसी जीव का संरक्षण वहीं किया जाए जहां वह रहता है तो उसे इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। और अगर उसको वहाँ खतरा है, उसको किसी आर्टिफिशियल हैबिटेट में ले जाते हैं तो उसको एक्स सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। तो स्व स्थानीय संरक्षण कैसे लिया जा सकता है? मैंने आपको कहा था 90 नेशनल पार्क हैं और सेंचुरी लगभग 500 के आसपास हैं, बायोस्फीयर रिजर्व लगभग 14 के आसपास हैं। तो इन सब का उपयोग किया जा सकता है स्व स्थानीय संरक्षण में। जबकि जो पार्क हैं, चिड़ियाघर हैं या फिर गार्डन हैं, वो किसका उदाहरण है?
वो किसका उदाहरण है? ex-situ कंजर्वेशन का उदाहरण है। लाडलों, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? आपको मज़ा आ रहा है क्या? आज का NTA 3 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 बीटी कपास से रिलेटेड है। पिछली बार बीटी बैक्टीरिया से रिलेटेड था, बेसिलस thuringiensis से रिलेटेड। मैंने आपको कहा था कि वो कीटों की क्षारीय आंत्र में जाकर सक्रिय होकर क्षारीय पीएच पर और कीटों को मार देता है। आज कपास की बात है, ध्यान रखना, बीटी कपास उससे रिलेटेड क्वेश्चन की गलत पूछा है, ठीक है। तो बीटी कपास के अंदर ध्यान रखना, बीटी बैक्टीरिया की क्राइजीन डाली जाती है। और कौन सी क्राइजीन डाली जाएगी ये इम्पोर्टेंट है कि वो किस प्लांट में बात कर रहे हैं और किस इंसेक्ट से बचाने के लिए बात कर रहे हैं। तो बीटी कपास में बोलवर्म, ठीक है ना, बोलवर्म यानी कि मुकुल कृमि से बचाने के लिए बीटी बैक्टीरिया की जीन डाली जाती है। और वो जीन है क्राई फर्स्ट AC और क्राई सेकंड AB। क्राई फर्स्ट AC और क्राई सेकंड AB, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि बीटी के बीजाणु संवेदी पत्ती पर छिड़के जाते हैं। नहीं भाई, हमें संवेदी पत्ती को तो बचाना है। मेनली ध्यान रखना, हम तो पत्ती पे छिड़कते हैं, और या फिर यहाँ पर तो छिड़कने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने पादप को ही कैसा बना दिया है? बीटी बना दिया है। यानी कि यहाँ पर प्लांट काम कर रहा है एज बायो इंसेक्टिसाइड। पादप खुद कीड़े को मार रहा है भाई, आपको अब बीटी बैक्टीरिया छिड़कने की ज़रूरत नहीं है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। प्लांट इंसेक्टिसाइड के रूप में कार्य कर रहा है क्योंकि पादप के अंदर हमने क्राइजीन को ट्रांसफ़र कर दिया। कपास के अंदर कौन सी? फर्स्ट AC और सेकंड AB। ये एक ट्रांसजेनिक पादप है, ध्यान रखना। वह पादप जिसमें जीन को स्थानांतरित कर दिया, परिवर्तित कर दिया, इनको GM प्लांट्स भी कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। ध्यान रखना, कुछ लोग इनको GE प्लांट्स भी कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लांट्स। इंजीनियरिंग प्लांट्स। ये विषैला पदार्थ स्रावित करता है, गट के द्वारा खत्म कर देता है, ठीक है। और एक्चुअल में यहाँ बीटी बैक्टीरिया छिड़कने की ज़रूरत ही नहीं है। पादप की पत्ती को कीड़ा खाएगा, उसका कैटरपिलर लार्वा खाएगा और उसके अंदर क्राइजीन चली जाएगी, उसके प्रोडक्ट चले जाएंगे और कीट को मार दिया जाएगा। अच्छा, अगर आपको बीटी मक्का बनाना है, अगर आपको बीटी मक्का बनाना है और ये बोलो सोचो कौन सी जीन ट्रांसफ़र करेंगे, तो ध्यान रखना बेटा, क्राई फर्स्ट AB। नीट का रिवीजन, NCERT का रिवीजन, बायोलॉजी का रिवीजन, इससे अच्छा आपको नहीं मिलेगा। आप और हम मिलकर इंडिया के अंदर बहुत बड़ा काम कर लेंगे आपके कैरियर के लिए, और जितना मेरे से हो सकता है मैं आपके साथ जुड़ा हुआ। अगले टॉपिक पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, PGA बोले तो फोस्फोग्लिसरिक एसिड। फोस्फोग्लिसरिक एसिड, आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ाई के अंदर। ये पहला स्थायी उत्पाद है, ध्यान रखना, ये पहला स्थायी उत्पाद है। पिछले NTA 2 में बात हुई थी C3 साइकिल का। एक्चुअल में इसमें 3 कार्बन होते हैं और ये C3 साइकिल का पहला स्थायी उत्पाद है। और C3 साइकिल को हम लोग बोलते हैं केल्विन बेंसन साइकिल, ठीक है। क्या बोलते हैं? केल्विन बेंसन साइकिल। और उसमें पहला स्थायी उत्पाद 3 कार्बन का होता है और उसमें हम लोग क्या करते हैं? CO2 का अपचयन करते हैं। CO2 का अपचयन करते हैं और लाडलों क्या बनाएंगे? खाना बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, ठीक है। मुस्कुराते हुए पढ़ें। और CO2 का अपचयन यानी C3 साइकिल, यानी आंसर ये लाइट रिएक्शन में नहीं होगा। फोटो रेस्पिरेशन आप किसको बोलते हैं बच्चों? C2 साइकिल को बोलते हैं, ठीक है। तो C3 साइकिल या CO2 अपचयन साइकिल या केल्विन बेंसन साइकिल एक ही बात है। C2 साइकिल या प्रकाश श्वसन, या फिर इसका एक नाम और याद कर सकते हो बच्चों, फोस्फोग्लाइकोलेट पाथवे, एक ही बात है। फोस्फोग्लाइकोलेट पाथवे, एक ही बात है। तो इसमें C2 साइकिल नहीं होकर आंसर क्या होगा? C3 साइकिल। चलें आगे। आपको फोटोसिंथेसिस NCERT के अंदर क्वेश्चन नंबर 8, बहुत अच्छा क्वेश्चन,
ध्यान रखना, अंतःस्रावी ग्रंथि कार्बोहाइड्रेट उपापचय में कौन सी काम आती है? अंतःस्रावी ग्रंथि कार्बोहाइड्रेट उपापचय में कौन सी काम आती है? ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट उपापचय, न्यूरोहाइपोफाइसिस। ध्यान रखना, न्यूरोहाइपोफाइसिस का मतलब हो गया पश्च पीयूष ग्रंथि, और पश्च पीयूष ग्रंथि का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चों, मेरे लाडलों? यहाँ से दो हार्मोन निकलते हैं, एक तो एडीएच एंटी डायूरेटिक और एक ऑक्सीटोसिन। दोनों ही कार्बोहाइड्रेट से संबंधित बात नहीं करते। एडीएच तो मूत्रलता प्रतिमूत्रलता हार्मोन है, जबकि ऑक्सीटोसिन को हम लोग क्या कहते हैं? याद आता है क्या 12th के तीसरे पार्ट में से कि ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन बेटा हम लोग कह सकते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन नहीं है, पार्चुरेशन हार्मोन है, प्रसव हार्मोन है। ठीक है, प्रसव हार्मोन है। ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, तो न्यूरोहाइपोफाइसिस वाला तो नहीं होगा। इसके बाद में लीवर की बात भी नहीं होगी, लीवर से तो हार्मोन निकलते ही नहीं है। लीवर तो क्या है? लीवर तो अबे हार्मोन क्या यार, लीवर से तो एंजाइम भी नहीं निकलते। लीवर तो बाइल जूस निकालता है, और ये एक ऐसा रस है जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता, ध्यान रखना। और लीवर को शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। लेकिन ये बहिःस्रावी ग्रंथि, अरे बच्चों, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है ना, ये बहिःस्रावी ग्रंथि है। बोलो मेरी बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो लीवर भी नहीं होगा। इसके बाद हम क्या बात करते हैं? 3 अंतःस्रावी ग्रंथि कार्बोहाइड्रेट की। अभी तो गलत ढूंढ रहे हैं। मैंने क्या कहा? अपना टारगेट क्वेश्चन करना नहीं है, अपना टारगेट टॉपिक करना है क्वेश्चन के नाम पे, ताकि आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड इतना अच्छा नॉलेज हो जाए, बायोलॉजी से रिलेटेड इतना अच्छा नॉलेज हो जाए कि आप एग्जाम पेपर के अंदर इन एनटीए सीरीज के बूते क्वेश्चन को सीधा देखते ही टिक कर लो। आज टॉपिक पढ़ोगे तो उस दिन आप लोग सीधा आंसर टिक करोगे। मज़ा आ रहा है मेरे को पढ़ाने में, तो आपको तो पढ़ने में आ ही रहा होगा। ठीक है, अग्नाशय, अग्रपीयूषपाली और थायराइड, ये इसका आंसर जाएगा कार्बोहाइड्रेट में। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है बेटा? इंसुलिन। कौन सा निकलता है? इंसुलिन। और इंसुलिन आपको पता है क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। हो गया कार्बोहाइड्रेट पर काम। दूसरा एडिनोहाइपोफाइसिस, यानी अग्रपीयूषपाली, उससे एक हार्मोन निकलता है जीएच, और एक हार्मोन आपके निकलता है एसीटीएच, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। उससे कुल मिला के ये किस पर काम कर लेता है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर। और थायराइड तो अगर आप सीधा सीधा देखें, बड़ा राजी होंगे थायराइड का नाम सुनकर कि इससे थायरोक्सिन निकलता है लाडलों। और थायरोक्सिन जो है वो बेसिक मेटाबॉलिक रेट पर काम करता है, शरीर की आधार उपापचय दर बीएमआर पे काम करता है। इसका मेन काम यही है भाई, सीधी सी बात है। और ये एक तरीके से हम लोग बात करें तो आंत्र से ग्लूकोज अवशोषण करवाता है। ये नोट कर लेना, ये क्वेश्चन तो अलग से देने लायक, अलग से नोट करने लायक है। आंत्र से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करवाता है कौन? यानी कार्बोहाइड्रेट की बात करता है कौन? थायरोक्सिन। और साथ ही साथ ये ग्लाइकोजन को तोड़ता है मेरे बच्चों, मेरे लाडलों, मेरे चांतारों, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन को तोड़ने का काम भी करता है कौन? आपका थायरोक्सिन। कुल मिला के ये कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट उपापचय से संबंधित हार्मोन अग्नाशय का इंसुलिन। इंसुलिन का ऑपोजिट हार्मोन आपको याद होगा कौन है बच्चों? ग्लूकागोन। ठीक है, ग्लूकागोन। ठीक है, और आपका अग्रपीयूषपाली से जीएच और एसीटीएच, वो भी कार्बोहाइड्रेट का बात करेंगे। थायरोक्सिन, बीएमआर, आंत्र से ग्लूकोज का अवशोषण, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लीवर ध्यान रखना, ना तो हार्मोन निकालता ना एंजाइम निकालता, पित्रस में कोई एंजाइम नहीं होता, ध्यान रखना ये बात। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ये है। और लाडलो मेरे चांतारों, आपसे पूछ ले शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अरे बोलो, आंसर आपका आ गया होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ कौन सी है बच्चों? थायराइड। ठीक है, मज़ा आ गया होगा इस क्वेश्चन में, तो ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हड्डियाँ फ्रेगाइल कब बनती हैं?
हड्डियाँ फ्रेगाइल कब बनती है, यानी हड्डियाँ भंगुर किस रोग में बनती है, भंगुर किस रोग में बनती है, कमज़ोर किस रोग में होती है। अगेन ये 5 स्टार क्वेश्चन कह सकता हूँ, 5 स्टार क्वेश्चन कह सकता हूँ। ध्यान रखना, ओस्टियोपोरोसिस आंसर इसका यही है, अस्थि सुषुम्ना। लेकिन फिर आपको पता है कि प्रदीप सर बायोलॉजी वाले आपको खाली क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं जिस तरीके से बाकी करवाते हैं। मेरे को मतलब है बच्चों के करियर में फ़ायदा होना चाहिए मेरी इस सीरीज़ से, तब जाकर मेरा रात को 2-2 बजे तक ये वीडियो बनाना आपके लिए फ़ायदे का होगा और मेरे को संतुष्टि मिलेगी कि मैंने एज ए स्टूडेंट जो कुछ कमियाँ करी थी वो एज ए टीचर बच्चों को नहीं करने दूँ। मेरी बात समझ में आपको आ रही होगी, ठीक है। तो ओस्टियोपोरोसिस में अस्थियां भंगुर हो जाती है। एक्चुअल में इसका कारण क्या है कि आपके पास 3 हार्मोन है, ध्यान रखना, पीटीएच पैराथार्मोन पैराथाइरॉइड ग्रंथि से निकलता है और टीसीटी थाइरोकैल्सिटोनिन, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हार्मोन है, जैसे इंसुलिन और ग्लूकागोन है। ठीक बात है भाई, समझ में आ रही है ना, है। तो अब ये पीटीएच जो है एक्चुअल में बच्चों क्या है पीटीएच, तो पीटीएच जो है बच्चों ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाता है, ठीक है, ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। आप जितने बच्चों को, जितने लोगों को ये वीडियो बता सकते हो, पूरे इंडिया में पहुंचाओ। मैं तो कह रहा हूँ नागौर नहीं, राजस्थान नहीं, कोटा नहीं, सीकर नहीं, जयपुर नहीं, जोधपुर नहीं, पूरे भारत में पहुंचाओ। बायोलॉजी का इससे अच्छा एनसीईआरटी का रिवीजन कहीं नहीं मिलेगा आपको। चैलेंज है आपको, जो पढ़ रहा है उसको समझ में आ रहा होगा। प्योर एनसीईआरटी, प्योर मजा और डॉक्टर के नज़दीक, ठीक है। चलिए, तो अस्थि सुषुम्ना, पीटीएच ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। तो ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा तो बोन से कैल्शियम हटाएगा मेरे लाडलों, बोन से कैल्शियम हटाएगा, जिसके कारण धीरे धीरे अस्थियां भंगुर हो जाएगी। यानी ये एक तरह का कैसा हार्मोन है, हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन है बच्चों, हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन है। अभी अभी मैंने कहा था हाइपोग्लाइसीमिक, हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन कौन सा हो गया। अरे तुम, मैं लिखूं उससे पहले आंसर बोल दो तो रिवीजन का मजा आ जाएगा। हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन कौन सा हो गया, हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन कौन सा हो गया बच्चों, अरे ग्लूकागोन हो गया। ग्लूकागोन किसका ऑपोजिट है, इंसुलिन का। इंसुलिन कैसा था, हाइपोग्लाइसीमिक, तो ये कैसा है, हाइपरग्लाइसीमिक। मेरी बात समझ में आई क्या, और मज़ा भी आया क्या। तो अस्थि सुषुम्ना पीटीएच के कारण हो सकती है, ब्लड कैल्शियम बढ़ाता है तो बोन से घटाएगा, हाइपरग्लाइसीमिक है तो पीटीएच का लेवल बढ़ना, तो पीटीएच का बढ़ना। वहीं पे ध्यान रखना, ओल्ड एज फीमेल, जब 45 से 50 साल की एज महिलाओं की हो जाती हैं तो उनके अंदर एस्ट्रोजन का लेवल घट जाता है, और एस्ट्रोजन का लेवल घटना भी ओस्टियोपोरोसिस का एक बड़ा कारण हो सकता है। नीट में आया हुआ है 3 से 4 बार, बात समझ में आई क्या। गाउट और आर्थराइटिस, आइटिस इन्फेक्शन की बात करता है, गाउट की भी मिलते जुलते हैं। जब सोजन आ जाती है, सोथ आ जाता है, इन्फ्लामेशन आ जाता है बोन्स के अंदर मेरे बच्चों, और मेनली इसमें जमा होता है, ध्यान रखना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जाकर पढ़ लेना, यूरिक एसिड का जमा। मैं प्योर एनसीईआरटी की बात करता हूँ, आप खोल के देख लेना, लाइन एनसीईआरटी की बोलूँगा मैं, ठीक है ना। चलें आगे। तो अस्थि सुषुम्ना का कारण है पीटीएच की वृद्धि और एस्ट्रोजन की कमी, और टीसीटी की भी कमी कह सकते हो। चलें आगे। तो अगला 10वां क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, 1-2 में ये क्वेश्चन नहीं थे भाई, ठीक है ना। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आ गया भाई, जेनेटिक्स का क्वेश्चन, हा मजा आ गया। बहुजीनी वंशागति, ध्यान रखना, जनरली किसी लक्षण के लिए क्या होता है, 1 ट्रेट, एक लक्षण और एक जोड़ी जीन, ठीक है। एक जोड़ी जीन के द्वारा एक लक्षण का कंट्रोल होता है। लेकिन अगर इफ मोर देन 1 पेयर जीन, ध्यान रखना बच्चों, बहुत फूट रही बात बता रहा हूँ, जनरली नहीं पढ़ाई जाती है, टॉपिक कंफ्यूजन में डाल दिया जाता है। जब एक जोड़ी से ज़्यादा जीन एक लक्षण का नियंत्रण करे, एक लक्षण का नियंत्रण करे, 1 पेयर
ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन पेयर जीन, तो इसे बहुजीनी वंशागति कहते हैं। और इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है स्किन कलर। हमारे अंदर स्किन कलर में 3 जोड़ी जीन होती है बेटा, 3 जोड़ी जीन के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है, ठीक है ना। 3 जोड़ी जीन के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। और इसमें ध्यान रखना, इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, प्रभावी जीन की संख्या, प्रभावी जीन की संख्या, नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन डिटरमाइन फिनोटाइप, है ना। प्रभावी जीन की संख्या फिनोटाइप निर्धारण करती है, ध्यान रखना, फिनोटाइप निर्धारण करती है। जैसे इसमें मान लीजिए आपसे मैं बात करूं कि अगर 3 जोड़ी जीन है यानी 6 जीन हो गई। जैसे ये सीन है AA, BB, CC, ध्यान रखना ये खुद क्वेश्चन अपने आप में स्टैंडर्ड है भाई। बहुजीनी वंशागति यानी एक जोड़ी जीन से ज़्यादा जीन जब किसी लक्षण को नियंत्रित करते हैं, मोर देन वन पेयर जीन कंट्रोल एनी ट्रेट, देन इट इज़ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। स्किन कलर में 3 जोड़ी जीन हैं, एक केस ये 6 के 6 प्रभावी, एक केस ये हैं 3 प्रभावी 3 अप्रभावी, और एक केस मेरे बच्चों, मेरे लाडलों, मेरे चांतारों, ये हैं 6 के 6 अप्रभावी। इस केस में क्या होगा, यहाँ पर निग्रो बनेगा। अफ्रीका वाले अपने जो ज़बरदस्त वाले वो ब्लैक टाइप के मामले, वो निग्रो में 6 के 6 प्रभावी जीन होते हैं, ठीक है। 3 प्रभावी 3 अप्रभावी मुलेटो कहलाते हैं, और 6 के 6 अप्रभावी यानी उसको एल्बिनिज्म के नज़दीक पहुंचा दिया जाता है, यानी कि वाइट टाइप का कलर कुछ यहाँ पे मिलेगा। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखते हैं, देखें तो मनुष्य में आँख का रंग और सिकल सेल एनीमिया ना, सिकल सेल एनीमिया तो रोग की बात हो गई, हसियाकार RBC की बात हो गई। चूहे में कलर की बात, बालों की और जीभ का मुड़ना नहीं, ये भी एक कायिक लक्षण है। सोमेटिक ट्रेट की बात हो गई, वो भी छोड़ो। एबियो रुधिर समूह और मिराबिलिस जलापा में पुष्प का रंग, यहाँ पर भी एबियो में खाली एबी को देख लें तो ये किसको बताता है, आपको याद आता होगा, ये कोडोमिनेंस को बताता है। सह प्रभाविता मेंडल का अपवाद है। और मिराबिलिस जलापा में फ्लावर का कलर जो है वो किसको बताता है, सीधे सीधे नीट के क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार आए हुए हैं। मेरे हिसाब से रिवीजन में आपको जेनेटिक्स के कितने क्वेश्चन एक क्वेश्चन में मिल रहे हैं भाई, उससे ज़्यादा क्या। मैं वैसे नहीं कराता जैसे कई लोग यूट्यूब चैनल पे करवा देते हैं, क्वेश्चन दिया आंसर क्या होगा भाई, अरे ऐसे नहीं भाई। टॉपिक पढ़ना, बायोलॉजी पढ़ना, रिवीजन करना, NCERT करना, तो बच्चों की ज़िंदगी में इस वीडियो को देखने का फ़ायदा होगा, ठीक है। खुश रहें, मस्त रहें। कमेंट में आप अपने सजेशन ज़रूर दें, ठीक है। फ्लावर कलर जो है मिराबिलिस जलापा में, ये अपूर्ण प्रभाविता को बताता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। और जितना दूसरों को शेयर करेंगे उतना आपको भी फ़ायदा होगा, ये तय है। कंपटीशन बनेगा, माहौल बनेगा, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का, ठीक है। तो बहुजीनी वंशागति, मनुष्य में त्वचा का रंग और मनुष्य में हाइट। बोलो बात समझ में आ गई क्या? जोर से यस सर बोल दो मन ही मन में और मुस्कुरा दो। क्वेश्चन नंबर अगला 11वां क्वेश्चन क्या कहलाता है, हरी खाद। बच्चों हरी खाद, खाद की बात कर रहे हैं, वो भी धान के खेत में, राइस के अंदर। तो धान के खेत में राइस के अंदर बात कर रहे हैं। एस्परजिलस, ध्यान रखना बच्चों, एक फंजाई है, कवक एस्परजिलस। म्यूकर की बात करें, ये भी एक फंजाई है बच्चों, म्यूकर। म्यूकर को शायद ब्रेड माउल्ड बोलते हैं, राइजोपस और म्यूकर, ठीक है। तो फंजाई है तो खाद तो हो ही नहीं सकती। साल्विनिया, साल्विनिया बच्चों टेरिडोफाइट है, ठीक है, टेरिडोफाइट है, ठीक है। एजोला, एजोला की बात करें तो एजोला पिन्नाटा, ये भी बेटा टेरिडोफाइट है। एजोला पिन्नाटा ये भी टेरिडोफाइट है। और इस टेरिडोफाइट को आप लोग बोलते हैं बेटा, नीट का क्वेश्चन कम से कम 4 बार, एक्वेटिक फर्न, ये जलीय फर्न है। और इस जलीय फर्न पर बच्चों एक बीजीए पाया जाता है, बीजीए पाया जाता है इसकी पत्तियों पर, और उसका नाम क्या है आपको याद आ गया होगा, एनाबिना एजोली। और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करवाते हैं, और जब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं
तो हरी खाद की बात तो करेंगे, ठीक है ना। तो चावल के अंदर 50% पैदावार, 50% प्रोडक्शन बढ़ सकता है खेत में, किसके द्वारा? एजोला पिन्नाटा के द्वारा, एक जलीय फर्न के द्वारा, क्योंकि उसकी पत्तियों पर एक बीजीए मिलता है मेरे बच्चों, कौन सा? एनाबिना एजोली, ठीक है। और बाकी सब तो हो ही गया। अगला क्वेश्चन, जब विकास का यूज किया जाए वर्गीकरण में तो उसे क्या कहते हैं? जाति वृत्तीय वर्गीकरण, फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। यानी कि जब आप वर्गीकरण कर रहे हो तो केवल एक या दो लक्षणों का उपयोग करो तो आर्टिफिशियल, जब बहुत सारे लक्षणों का उपयोग करो तो नेचुरल क्लासिफिकेशन, और बहुत सारे लक्षणों के साथ साथ एवोल्यूशन का भी बात करो, एवोल्यूशन हिस्ट्री, विकासीय इतिहास की भी बात करो तो फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन। तो इनमें सबसे अच्छा वर्गीकरण ये वाला है, ठीक है ना। और इसका जो पहला एग्जाम्पल था मेरे लाडलों, आइकलर का वर्गीकरण, आइकलर का वर्गीकरण पहला जाति वृत्तीय वर्गीकरण है। नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये एनसीईआरटी के पहले और दूसरे पार्ट का क्वेश्चन है 11th के अंदर। चलो आगे। इसके बाद में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा लग रहा होगा। डीएनए में क्षार युग्म कौन सा नहीं होता? एनटीए 2 में बताया था मैंने, 4 नाइट्रोजन क्षार, एडिनिन हमेशा थाइमिन के साथ, गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ। कौन सा होता है? तो सीधा सीधा है एडिनिन थाइमिन के साथ। ध्यान रखना यहाँ पर जो रूल का फॉलो होता है वो चारगोफ नियम की बात होती है। चारगोफ ने बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए, एनसीईआरटी में थोड़ा कन्फ्यूजन की लैंग्वेज ये देता है, लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है, इसके नियम डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे लागू होते हैं और ये बेस पेयरिंग का पॉइंट है। क्षार युग्मन डीएनए का बहुत बड़ा गुण है, क्षार युग्मन एडिनिन थाइमिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया चारगोफ बाबा जी के नाम पर। 14वां क्वेश्चन क्या कहलाता है? ज्यादातर द्विबीजपत्री में, ध्यान रखना मैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे करता हूँ, वर्ड पकड़ता हूँ सीधा। डार्क रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन में क्या होगा? ग्लूकोज बनेगा। कहाँ होती है डार्क रिएक्शन मेरे बच्चों? स्ट्रोमा में। आप अगर मेरी सारी सीरीज देखोगे ना, और सारी सीरीज अगर आपने देख ली ना, तो बायोलॉजी में मैं गारंटी लेता हूँ भाई, नीट के अंदर आपके 90 में से 50-60 प्लस क्वेश्चन इन सीरीज में से मिल जाएंगे। कम से कम बोल रहा हूँ, ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। सोच भी नहीं सकते इतना हो सकता अगर आपने इन सीरीज को फॉलो कर लिया। और आजकल के अंदर फिजिक्स की सीरीज संस्कार की इस यूट्यूब चैनल पे शुरू होने वाली है, सबसे ज़्यादा डेडिकेशन के साथ। मैं मेरे दिल से कह रहा हूँ बच्चों, अगर अभी कोई टीम काम कर रही है तो उसमें एक टीम संस्कार एकेडमी नागौर जरूर है, ठीक है। तो आपके लिए, आपके टीचर्स के द्वारा, ठीक है, आपके कैरियर के लिए। तो ग्लूकोज, स्ट्रोमा, प्रकाश संश्लेषण, डाइकोट की बात कर रहा है। तो डाइकोट का मतलब है यहाँ C3 चक्र होगा, और C3 चक्र का पहला स्थायी उत्पाद अभी हमने पूछा था पीजीए होता है। और अगर यही क्वेश्चन बच्चों मोनोकोट का हो जाता, मोनोकोट का हो जाता तो C4 साइकिल हो जाता मेरे चांद तारों। ध्यान रखना, मैक्सिमम, सारे नहीं। तो C4 का हो जाता तो 4 कार्बन का उत्पाद हो जाता, OAA आंसर हो जाता ये। ध्यान रखना, खाली इस डाइकोट के चक्कर में आप +4 की जगह -5 कर सकते हैं, यानी 9 नंबर का लॉस मज़े मज़े में कर सकते हैं, ठीक है। और वो आपको 1 साल और बिठा सकता है नीट की तैयारी के लिए। शुक्राणु का अंडे से जुड़ना कैसी क्रिया है? तो ध्यान रखना, अंडा और अंडे पर कौन आते हैं? शुक्राणु, बहुत सारे शुक्राणु आते हैं, और अंडे के साथ शुक्राणु का जुड़ना एक रासायनिक क्रिया है। अगर आपको याद हो, उस रासायनिक क्रिया का नाम है एक्रोसोमल क्रिया, एक्रोसोमल रिएक्शन। शुक्राणु के सिर भाग में एक्रोसोम होता है, उसमें एंजाइम होते हैं। अंडे की 2 झिल्लियाँ होती है, कोरोना रेडिएटा और जोना पेल्यूसिडा, तो उनको घोला जाता है इस एक्रोसोमल क्रिया के एंजाइम्स के द्वारा। कोरोना रेडिएटा को घोलने के लिए कोरोना भेदक एंजाइम होता है मेरे चांद तारों। जरूर वीडियो के साथ आपके कमेंट्स, आपके सब्सक्रिप्शन, आपके व्यूज़, लोगों को आपकी शेयरिंग ये दिखनी चाहिए, मुझे अच्छा लगेगा,
ठीक है, शिक्षक होने के नाते, ठीक है। और आपका रिजल्ट जब अच्छा आएगा, आप जब पीएमटी में सेलेक्ट हो जाओगे, आप नीट में क्वालिफाई हो जाओगे, तो मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा कि ये सीरीज़ आपके लिए कितनी हेल्पफुल साबित हुई। डेफिनेटली, सीरियसली, पॉजिटिवली लिया तो बहुत हेल्पफुल होगी। जोना पेल्यूसिडा को डिसॉल्व करने के लिए एक्रोसिन एंजाइम होता है, ठीक बात है। तो शुक्राणु और अंडे का आपस में जुड़ना एक्रोसोमल क्रिया के द्वारा, एंजाइमेटिक क्रिया के द्वारा होता है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं गतिशील चल बीजाणु। चल बीजाणु की जब भी मैं आपसे बात करता हूँ बच्चों, तो चल बीजाणु मेरी ध्यान रखना बेटा, अनुकूल परिस्थितियों में बनते हैं, फेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, अच्छी परिस्थितियों में बनते हैं, अनुकूल परिस्थितियों में बनते हैं, ठीक है। बेसिलस क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया जनरली अनुकूल परिस्थिति में फिशन द्वारा जनन करता है, ठीक है, और विपरीत परिस्थितियों में स्पोर की बात करता है। अमीबा प्रोटोजोआ हो गया। प्रोटोजोआ की बात करें तो ये अगेन वही फिशन की बात करता है, लेकिन साथ में विपरीत परिस्थितियों में ये एनसिस्टमेंट करता है, एनसिस्टमेंट करता है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है पीछे एक्स्ट्रा पॉइंट्स में, पेनिसिलियम फंजाई, पेनिसिलियम फंजाई है, और ये फंजाई आपको याद है कोनिडिया निर्माण द्वारा जनन की बात करता है, हताई करता है। सब नीट के क्वेश्चन बोल रहा हूँ, सही बता रहा हूँ मैं आपको, एनसीईआरटी बोल रहा हूँ, सही बता रहा हूँ आपको, एंजॉय हो रहा होगा, ठीक है। बहुत पॉजिटिविटी के साथ हम ये बनाने की कोशिश करते हैं। मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है, सही बताऊँ क्या, मेरे को पढ़ाने में मज़ा आता है। बस मुझे लगता है बच्चों का कैरियर बनना चाहिए, ठीक है ना। जो मैं पीएमटी में कहीं ना कहीं मात खाया, मेरे बच्चे नहीं खाने चाहिए, मेरे से पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं खाने चाहिए। तो चल बीजाणु की बात करें तो बच गया कौन, क्लेमाइडोमोनास, और ये सेवाल है। और सेवाल भी बच्चों कैसा है, सेवाल भी कैसा है, यूनिसेल्यूलर एल्गी है। और एक कोशिकीय सेवाल को कहाँ रख देते हो मेरे लाडलों, प्रोटिस्टा। तो क्या ये चारों ही एग्जाम्पल प्रोटिस्टा के ना, ये बैक्टीरिया मोनेरा में, ये फंजाई, ये प्रोटिस्टा, ये प्रोटिस्टा, ठीक है। अगली बात, ये 12th के पहले पार्ट में फोटो दी हुई है, ठीक है। अगली बात 17वां, जब आदमी सांस ले रहा है और ये कह रहा है सामान्य सांस ले रहा है, रेस्ट कर रहा है, वापस हवा निकाल रहा है, आधा लीटर हवा की बात करता है। यानी जनरली सांस लेते समय और निकालते समय 500 ml की बात करता है, तो उसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, ज्वारीय आयतन कहते हैं, ध्यान रखना। और श्वास फेफड़ों में कितना लिया कितना छोड़ा मापन करने का मामला क्या कहलाता है, स्पाइरोमेट्री। क्या कहलाता है, स्पाइरोमेट्री। ये वर्ड याद कर लेना भाई। अगली बात, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लगभग 2500 से 3000 ml, ठीक है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लगभग 1000 से 1100 ml, ठीक है। और वाइटल कैपेसिटी कितनी है, तो अगर हम लोग बात करें तो वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या हो जाएगा आपका, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV प्लस ERV, ठीक है ना, ये सारा का सारा वाइटल कैपेसिटी में आ जाएगा, जैविक क्षमता। और अगर मैं इसको टोटल कैपेसिटी में लेता हूँ तो साथ में और जोड़ दूंगा किसको, रेसिडुअल वॉल्यूम को, ठीक है। स्पाइरोमेट्री फेफड़ों में विभिन्न प्रकार के आयतन का मापन कहलाता है। जनरली आप कितनी सांस लेते और छोड़ते हो वो 500 ml है, और उसको क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम। ये श्वसन में एनसीईआरटी से बात मैं कर रहा हूँ, बोलो बात क्लियर। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 मेरे बच्चों कहाँ का है, सेल डिवीजन का, कोशिका विभाजन का। और कोशिका विभाजन में इसने पूछा डीएनए की कॉपी कब होती है, यानी डीएनए दुगुना कब होता है। और डीएनए दुगुना होता है यानी एनसीईआरटी बोलती है 2C से 4C। मैं एनसीईआरटी जानता हूँ भाई, और कुछ नहीं जानता, ठीक है ना। 2 किताबें और 360 क्वेश्चन का परफेक्शन, बस इतना ही पता है मेरे को, और मेरे बच्चों को भी पता है, ठीक है। तो डीएनए डबल कब होता है, ध्यान रखना, इंटरफेज में एस फेज के अंदर। एस फेज को संश्लेषी अवस्था भी कहते हैं, सिंथेटिक फेज भी कहते हैं,
ठीक है, और एस फेज में डीएनए डबल हो जाता है। ठीक है, अगली बात, अच्छा यहीं पर ध्यान रखना, सेंट्रियोल डबल होते हैं, सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन भी यहीं होता है। सेंट्रियोल मेनली एनिमल सेल की बात करेंगे, तारककाय की बात करेंगे। ठीक है, और डीएनए डबल हो गया, ध्यान रखना। यहीं पे कहते हैं क्रोमेटिड डबल भी हो गए, नो डाउट वो दिखेंगे कब, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, वहाँ पर बात करेंगे। तो डीएनए रेप्लिकेशन, सेंट्रियोल रेप्लिकेशन, क्रोमेटिड डबल होना इंटरफेज में होता है, एस फेज में। ठीक है, चलें आगे। अगली बात, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं कि क्रोमोसोम डबल कब होते हैं, एनसीईआरटी से ढूंढ लीजिएगा, बड़ा इजी सा मामला है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन कौन सा है, 19वां, मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम जो है 1971 में चलाया था। यूनेस्को एक बहुत फेमस संस्था है वर्ल्ड लेवल पर, जो मनुष्य और पर्यावरण की आपस में समझ को बढ़ाने के लिए विकसित किया गया था। यूनेस्को ने फिर 1975 में बायोस्फीयर का प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया, जो पीछे हमने पढ़ा था इन सीटू कंजर्वेशन की बात करता है। ठीक है, तो यूनेस्को 1971 एमएबी नीट में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से बाहर का है, इकोलॉजी का। चलें आगे मेरे लाडलों, 20वां क्वेश्चन। ठीक है, अपघटक कौन है? अपघटक ये आपके सफाई कर्मी भी हैं, ठीक है ना, मरे हुए जीवों को साफ करते हैं। टेरिडियम टेरिस, ये तो बेटा प्लांट है, टेरिडोफाइट है, ये तो नहीं होगा। बैक्टीरिया और फंजाई, ये दोनों ही अपघटक हैं। वेरी इम्पोर्टेंट इन इकोसिस्टम। ये अपघटन में सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है मेरे बच्चों? इनका जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो क्या है? पोषक चक्रण। ध्यान रखना, पोषक पदार्थों को वापस मिट्टी में मिलाने का जो काम है, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का जो काम है वो किसका है? डीकंपोजर का है। क्वेश्चन आगे लेते हैं, 21वां क्वेश्चन सीधा सीधा कहता है, बिना निषेचन के फल बनना, अनिषेक फलन बनना, पार्थेनोकार्पी कहलाता है। ध्यान रखना, ये हमारे पास में ये सीट है, ये ओवेरी अंडाशय किस में बदलता है? निषेचन के बाद मैंने सीरीज में बात करी थी, फ्रूट में बदलता है। ठीक है, निषेचन नहीं हुआ यानी ओव्यूल से बीज नहीं बनेगा, केवल अंडाशय से फल बन जाएगा। और इसको प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन है? ऑक्सिन, और ऑक्सिन का रासायनिक नाम है इंडोल एसिटिक एसिड। ध्यान रखना, ऑल्सो बाई जिब्रेलिन, जिब्रेलिन भी इसको प्रेरित करता है। बिना निषेचन के फल बनाना, बिना बीज के फल बनाना, ठीक है ना, ध्यान रखना। और बिना निषेचन के जनन करना मेरे लाडलों अलग चीज़ है। ध्यान रखना, पार्थेनोजेनेसिस क्या है? आपके सामने क्वेश्चन छोड़ता हूँ, एक नया तरीका स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, टॉपिक सॉल्व कराऊंगा, और एक छोटा सा एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपके सामने छोड़ जाऊंगा, ताकि रिवीजन में आपका और ज़्यादा दिमाग चलेगा। नहीं अपन सीरीज़ लगाएंगे, आप मेरे को मोटिवेट करोगे, मैं आपको मोटिवेट करूंगा, रिवीजन के लिए अच्छी अच्छी बातें लाऊंगा, आपके लिए अच्छे अच्छे पॉइंट्स तैयार करूंगा। जैसे आज मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन छोड़ने शुरू करता हूँ। हो सकता है लास्ट के 5 मिनट में जब अपन रिवीजन करेंगे तो इनको पकड़ लेंगे। ठीक है, तो पार्थेनोकार्पी यानी शेक फलन, ऑक्सिन और जिब्रेलिन की बात होती है, ताकि आप एनसीईआरटी से इन पॉइंट्स को पकड़ो। ठीक है, अगला अपना क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की बात आती है तो ये पसलियों की बात करता है, 8वीं 9वीं 10वीं जोड़ी। याद रखना, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है भाई? 12 जोड़ी। कई बार पूछ लिया जाता है 24, तो बात तो एक ही है, कन्फ्यूज़न नहीं होना। अब उसमें से पसलियाँ आगे की तरफ कहाँ जुड़ती है बेटा? एक संरचना होती है हमारे पास स्टर्नम, एक संरचना होती है स्टर्नम उरोस्थी, और उरोस्थी को मेरे लाडलों बोलते हैं ब्रेस्ट बोन। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट बोन। तो जो 7 जोड़ी पसलियाँ हैं, 7 जोड़ी पसलियाँ हैं ने बे तो घटे जाके जुड़ जाए सीधी की सीधी, बे तो स्टर्नम पर आके सीधी सीधी जुड़ जाए, यानी स्टर्नम पर सीधी जुड़ जाती है। लेकिन 8वीं 9वीं 10वीं, 8वीं 9वीं 10वीं ये स्टर्नम पर नहीं जुड़ती और 7वीं जोड़ी पसली पर जुड़ती है। ध्यान रखना, पसली जिस जगह पर
उरोस्थि से जुड़ती है वहाँ पर उपास्थि जुड़ी होती है, कार्टिलेज जुड़ी होती है, और उस उपास्थि को कहते हैं कोस्टल कार्टिलेज। क्या कहते हैं? कोस्टल कार्टिलेज। जिफी स्टर्नम तो स्टर्नम का भाग है, ठीक है। तो ये कह रहा 8वीं 9वीं 10वीं को फाल्स रिब्स कहते हैं क्योंकि इनका बाह्य भाग कहाँ जुड़ता है? क्योंकि इनका बाह्य भाग कहाँ जुड़ता है? 7वीं पसली पर, ठीक है ना, 7वीं पसली पे जुड़ता है, और इसलिए इनको क्या कहते हैं? फाल्स रिब। और 7 जोड़ी पसलियां कहाँ जुड़ती है? सीधी स्टर्नम पर जुड़ती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स। और जो 11वीं और 12वीं जोड़ी पसलियां हैं उनका ये वाला सिरा, स्टर्नम वाला सिरा स्वतंत्र होता है, किसी से नहीं जुड़ता, इसलिए उनको फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं, प्लावी पसलियां भी कहते हैं। अरे बोलो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना। तो ये हम लोग पसलियों की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो मेरा है श्वसन वाले पार्ट से चलते हुए 23वां, ये एनाटॉमी का क्वेश्चन है। यांत्रिक ऊतक। जो ही मैं यांत्रिक ऊतक कहता हूं तो मुझे याद आता है दृढ़ोतक, ठीक है। पहला ही ऑप्शन है, देख लो, -5 की संभावना। लेकिन यांत्रिक ऊतक में जीवित कोशिकाएं, लिविंग सेल्स की बात करते ही मुझे याद आता है स्थूल कोणोतक, कोलेनकाइमा। ध्यान रखना बच्चों, स्थूल कोणोतक, कोलेनकाइमा, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। ध्यान रखना, इसको कई बार सीधा कह देते हैं जीवित यांत्रिक ऊतक, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। ध्यान रखना, ये लिविंग है, यांत्रिक है, यानी ये मजबूती भी देता है, और जीवित है तो ये लचीलापन भी देता है। मेरी बात समझ में आई? और स्क्लेरेनकाइमा है मेरे बच्चों डेड मैकेनिकल टिश्यू। सीधे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, सीधे नीट के क्वेश्चन, सीधा बायोलॉजी का रिवीजन, सीधा दिल से दिमाग तक और दिमाग से दिल तक। मेरी मेहनत आप तक पहुंचे और आपकी मेहनत रिजल्ट के रूप में मेरे तक पहुंचे। रिजल्ट आने के बाद ज़रूर बताइएगा, अभी पढ़ने के साथ साथ भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये सीरीज जो बन रही है आपके लिए कितनी हेल्प कर रही है, ठीक है। और क्लोरेनकाइमा, ध्यान रखना भाई, कोलेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा में अंतर है। कोलेनकाइमा तो है स्थूल कोणोतक, और क्लोरेनकाइमा है मॉडिफाइड पेरेनकाइमा, रूपांतरित मृदूतक को क्या कहते हैं? क्लोरेनकाइमा। मेरे हिंदी में इसको कहते हैं हरित मृदूतक। समझ में आ गया है क्या टिश्यू का क्वेश्चन? ये सब इतना सा मैंने पढ़ा, इससे नीट में 6-7 क्वेश्चन आए हुए, ठीक है। चलें आगे। 24वां, नोस्टॉक कहते ही मुझे एनसीईआरटी का दूसरा पार्ट याद आता है। एनसीईआरटी में इसकी फोटो दी हुई है मेरे चांतारों, तंतु रूपी बीजिए, फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी, नोस्टॉक की फोटो दी हुई है, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। और ब्लू ग्रीन एल्गी को आप लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। और लिखने लायक बात एनसीईआरटी से बाहर की है कि इसको मिक्सोफाइसी भी कहते हैं, मिक्सोफाइसी भी कहते हैं। येलो ग्रीन एल्गी को मेरे हिसाब से मेरे चांतारों, मेरे बच्चों, मेरे लाडलों जेंथोफाइसी भी कहते हैं। ग्रीन एल्गी को मेरे प्यारे बच्चों क्लोरोफाइसी भी कहते हैं। और रेड एल्गी को तो अब सबको पता चल ही गया है कि रोडोफाइसी भी कहते हैं। नोस्टॉक एक फिलामेंटस बीजिए हैं, एनसीईआरटी में फोटो दिया हुआ है। नोस्टॉक के साथ साथ, अच्छा मैं आपसे फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, यूनिसेल्यूलर बीजिए का कोई एग्जाम्पल बताइएगा। आपके पास कमेंट बॉक्स है, उसमें आंसर दीजिएगा, मैं आपको यस और नो बता दूंगा। आप पूछेंगे तो भी बताऊंगा, नहीं तो कुछ तो आपके लिए छोड़ूं, नहीं तो खाली रिवीजन आप सोच रहे हो, सुन रहे हो, मुझे क्या पता कि आपने ध्यान से सुना कि नहीं सुना, ठीक है। इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं 25वें क्वेश्चन पे। अगेन ब्लू ग्रीन एल्गी, जैव उर्वरक। ध्यान रखना कि जब आप केमिकल फर्टिलाइजर नहीं लें, कोई ऑर्गेनिज्म फर्टिलाइजर के रूप में काम कर ले तो उसे कहते हैं जैव उर्वरक। ब्लू ग्रीन एल्गी काफ़ी फेमस हैं, और ध्यान रखना वो इसलिए क्योंकि उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। ध्यान रखना ब्लू ग्रीन एल्गी के पास में विशेष प्रकार की कोशिका नीट में पूछी हुई, एनसीईआरटी में डायग्राम में दी हुई हिटेरोसिस्ट होती है।
और हिटेरोसिस्ट ध्यान रखना नॉन ग्रीन सेल है, अहरित कोशिका है जिसका काम नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है। बीजीए की अहरित कोशिका जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करे वो हिटेरोसिस्ट है। अभी एग्जाम्पल दिया था नॉस्टॉक का, एनसीईआरटी में फोटो दिया हुआ है, उसमें हिटेरोसिस्ट भी लिखा हुआ है और ये भी लिखा हुआ है कि बीजीए विशेष प्रकार के ग्राम नेगेटिव जेल परत युक्त यू बैक्टीरिया हैं। ध्यान रखना, सीधा सीधा नीट का क्वेश्चन है, जैव उर्वरक के रूप में काम आते हैं। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये हिटेरोसिस्ट की बात। अच्छा, अहरित क्यों है ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, चलें आगे। थोड़ा एनसीईआरटी मैक्सिमम मैं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा हिंट आपको दे रहा हूँ। इसके बाद अगेन जैव उर्वरक, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बोलो या जैव उर्वरक बोलो मेरे बच्चों, या बायो फर्टिलाइजर बोलो, बात तो एक ही है। ठीक है, फॉस्फोरस की बात कर ली। फॉस्फोरस की बात करते ही ध्यान रखना मुझे याद आता है माइकोराइजा। ध्यान रखना माइकोराइजा भी प्लस प्लस संबंध है, मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले ही बताया था। और वीएम फंजाई ध्यान रखना ये माइकोराइजा का ही एग्जाम्पल है। और माइकोराइजा में भी मेनली कौन से, माइकोराइजा में एक क्या होता है, पादप की जड़ें। पादप की जड़ें मेनली कौन से पादप यूज लेते हैं मेरे बच्चों, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, फंजाई। तो फंजाई और पादप की जड़ें और इस तरीके का संबंध माइकोराइजा प्लस प्लस का संबंध है। ध्यान रखना, अभी पीछे बताया था बीजीए नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है, जमीन की उर्वरता बढ़ाता है, और माइकोराइजा फॉस्फोरस का अपटेक बढ़ाता है पौधे की जड़ों के द्वारा। और मेनली फंजाई किस जीनस की होगी, एनसीईआरटी में कौन सा दिया हुआ, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में देना, रिवीजन में तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। क्वेश्चन करते ही अभी दे देना कमेंट बॉक्स में आंसर, ठीक है ना, तो उससे ज़्यादा मजा आएगा। 27वां क्वेश्चन आप सबके लिए कि ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ाने वाली दवाई कौन सी है। ब्लड प्रेशर, ट्रैंक्विलाइजर्स, ध्यान रखना बेटा, ट्रैंक्विलाइजर्स जनरली सीडेटिव है। सीडेटिव मतलब ये लगभग नींद लाने वाली चीज़ें हैं और ये एक तरीके से अवसादक है, ये डिप्रेसेंट टाइप के हैं। ये आपके एनसीईआरटी में 12th का 8वां पार्ट का क्वेश्चन है, या फिर केमिस्ट्री में केमिस्ट्री ऑफ एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ये सीडेटिव हैं, अवसादक हैं, डिप्रेसेंट की ये बात यहाँ पर करते हैं। ठीक है ना, और इसका एक फेमस एग्जांपल बेंजोडाइएजापिन हो सकता है। ध्यान रखना, ट्रिटोजेंस, ध्यान रखना वह रसायन जो भ्रूण विकृति करते हैं। अगर गर्भवती महिला अगर इसका उपयोग कर ले, एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर है लेकिन मिलता जुलता क्वेश्चन आए हुए हैं, वह रसायन जो भ्रूण विकृति कर दें उनको ट्रिटोजेंस कहते हैं या टीरेटोजेंस कहते हैं। ओपिएट्स आपको मेरे बच्चों पता है, अरे मज़ा आ रहा होगा, मैं तो भूल ही जाता हूँ ये तुमको कहना कि मज़ा आ रहा होगा, मेरे को इतना मज़ा आता है। ठीक है ना, ओपिएट्स आपको याद होगा, ओपीएम की बात करता है, मॉर्फिन की बात करता है, यानी कि नारकोटिक ड्रग्स की बात करता है, उन दवाइयों की बात करता है जो स्वापक हैं, जिनकी लत लग जाती है। इससे और कौन सा एल्केलॉइड मिलता है, ये आपके लिए क्वेश्चन छोटा सा साथ में दे देता हूँ। अच्छे बच्चों को तो मज़ा आएगा, ये क्वेश्चन वाला मामला, क्वेश्चन से टॉपिक पढ़ा रहे सर, वो टॉपिक में एनसीईआरटी पढ़ा रहे और उसमें छोटा सा क्वेश्चन हमारे लिए भी दे रहे, ये तो जोरदार वाला मामला, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता किसी के लिए। ठीक है ना, और उसके बाद आता है निकोटीन। पिछले सीरीज में कहा था कि इससे ये सोलेनेसी फैमिली से बात करते हैं, और निकोटीन में मैंने आपको कहा था ये कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ाता है। और आज मैं आपको कह दूं कि ये एड्रिनल ग्रंथि को प्रभावित करता है। मेरे बच्चों, एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपने आप में अच्छा है। एड्रिनल ग्रंथि को प्रभावित करता है और उससे एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन का स्राव करता है, और आपको पता है कि उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उससे हार्ट बीट भी बढ़ती है। आंसर आपके सामने है, खूब सारे क्वेश्चन, खूब सारे टॉपिक की क्लियरेंस भी आपके सामने है। मज़ा आ रहा होगा, सपने को पीछा करेंगे, डॉक्टर ज़रूर बनेंगे। संस्कार एकेडमी नागौर, मैं प्रदीप ग्वाला, बायोलॉजी गुरु, आप सबके साथ हूँ आपके इस कैरियर के मिशन में, जीवन के मिशन में, डॉक्टर बनाने के लिए दिल से। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पादप का कौन सा भाग वायरस मुक्त पादप बनाने के लिए सूक्ष्म प्रवर्धन में महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना, आपको एक पादप को वायरस का रोग लग गया,
अब उससे बिना वायरस वाला पादप बनाना है, ठीक है। तो वायरस को ग्रोथ करने के लिए फूड चाहिए, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूँ तो वास्कुलर टिश्यू में तो फूड मिलेगा, बार्क एक छाल है, मरा हुआ भाग है, इससे तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो मेरिस्टेम कल्चर, विभज्योतक संवर्धन एक ऐसा तरीका है कि अगर आप वायरस रोग ग्रसित पादप से भी वायरस फ्री प्लांट बनाना चाहते हैं तो आप उसके मेरिस्टेम को यूज ले लीजिए, चाहे वो आप उसका शूट एपेक्स यूज लीजिए, चाहे वो आपका रूट एपेक्स यूज लीजिए। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। और एग्जाम्पल कौन से प्लांट्स वायरस फ्री प्लांट अब तक बनाए जा चुके हैं, अच्छा विधि कौन सी है मेरे बच्चों, उत्तक संवर्धन यानी टिश्यू कल्चर मेथड है। टिश्यू कल्चर मेथड किसने दिया बच्चों, हेबरलैंड ने दिया था। फिर मैं कह रहा हूँ एक लाइन आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ ताकि एनसीईआरटी से आप जाकर वो टॉपिक पढ़ें, या तो याद आ जाए तो कमेंट बॉक्स में दे दो, और याद नहीं आए तो फिर एनसीईआरटी से जाकर उसको पढ़ो, तभी मजा आएगा भाई। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, कंटिन्यू बोल रहा हूँ, कंसिस्टेंसी से बोल रहा हूँ, आपका भी तो दिमाग लगना चाहिए कहीं पे, इसलिए क्वेश्चन पूछने का प्रोसेस हमने स्टार्ट किया है। चलें आगे। 29वां क्वेश्चन ये कह रहा है, ये क्वेश्चन मेरे को कोरोना की याद दिलाएगा। ये कह रहा है फेफड़ों के अंदर पालियां और पिंड कितने हैं, फेफड़ों में पालियां और पिंड कितने हैं। ध्यान रखना, राइट लोब दायां फेफड़ा बड़ा होता है, उसमें 3 पालियां हैं। लेफ्ट लोब छोटा होता है, उसमें 2 पालियां हैं। आपने अभी उसमें सुना होगा कोरोना के अंदर सीटी है ना, सीटी करवाते थे कोरोना में फेफड़ों की, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, एनसीईआरटी में दिया हुआ कैंसर की जांच के लिए। तो सीटी करवाते थे और बोलते थे सीटी स्कोर 25 में से कितना हुआ, तो 25 में से जितना ज़्यादा सीटी स्कोर होता था ना मेरे बच्चों, फेफड़ा उतना ही खराब होता था। और एक पाली का 5 स्कोर मानते थे, ठीक है ना, एक पाली का 5 स्कोर मानते थे। तो पांचों ही पाली खराब हो गई तो 25/25, फेफड़े खत्म, खेल खत्म। अगर बोल रहा है कि सीटी स्कोर 20 है तो यानी कि 4 पालियां खत्म, एक पाली से आदमी काम चला रहा है, ठीक है ना। तो कुल पालियां कितनी, 5, और उनमें कुपिकाएं कितनी, 300 मिलियन। तो आंसर ये है, कोरोना भी याद आ गया, सीटी स्कैन भी याद आ गया, और इसी कोरोना को सकारात्मक लेते हुए, उसको टेंशन नहीं लेते हुए आपको पढ़ना है, और आपके लिए हम यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, उसका फ़ायदा उठाना है, ठीक है मेरे बच्चों। चलते हैं 30वें क्वेश्चन पे आज के, और ज़रूर आप बताइएगा, सुझाव दीजिएगा कि किस तरीके से ये चीज़ें चल रही है। किस ग्रंथि में नलिका नहीं है, ध्यान रखना, डक्टलेस ग्लैंड। और डक्टलेस ग्लैंड कौन सी होती है, नलिका विहीन ग्रंथि कौन सी होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी मैंने आपको बताई थी अभी, थायराइड। और सबसे बड़ी ग्रंथि बताई थी मैंने, लीवर या अंतःस्रावी ग्रंथि का क्वेश्चन पूछा गया है। ये सब बहिस्रावी है, आंसर एड्रिनल ग्लैंड, ठीक बात है। तो ये अपना सीरीज़ हुआ, एक बार वापस थोड़ा सा रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। हमेशा की तरह आदत बन गई है आपके साथ, आपको बिना देखे, मैं भी आपको नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन हम एक दूसरे का साथ नीट के साथ भी, नीट के तक भी और नीट के बाद भी निभाते रहेंगे, ठीक है। आपको शुभकामनाएं इतनी मेहनत करने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए। वापस रिवीजन करते हैं, फास्ट रिवीजन। अनुलेखन के अंदर आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट में प्रिब्नोबॉक्स को, यूकैरियोट में होगनेस बॉक्स को पहचानता है। डीएनए की इकाई सिस्ट्रॉन की बात हो गई, ठीक है। ग्लाइकोजन जो है वो स्टार्च से समानता रखता है, ये ग्लूकोज के बहुलक हैं, साखित बहुलक हैं, जबकि सेल्यूलोज रेखीय बहुलक हैं। अनुकूल परिस्थितियों में अनुकूल शरीर की आंतरिक परिस्थितियों को बनाए रखने का काम समस्थैतिकता या होम्योस्टेसिस कहलाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जेफरी साहब ने जब बताई थी तो उसमें डीएनए बहुरूपता वीएनटीआर को देखा जाता है प्रोब का यूज करते हुए। तो यहाँ पे सस्पेक्ट को इनको मैच करते हुए हमने देखना है, ठीक
ठीक है। और स्वस्थानीय संरक्षण यानी कि जहाँ पर जीव रहता है वहीं उसका संरक्षण, तो ये सभी स्वस्थानीय संरक्षण से संबंधित हैं। बीटी कॉटन की जब मैं बात करूं तो बीटी कॉटन बोल वर्म के प्रति प्रतिरोधी है, क्योंकि उसमें क्राई फर्स्ट एसी और सेकेंड एबी जीन डाली गई है। ये एक ट्रांसजेनिक पादप है, यानी कि अब आपको बीटी बैक्टीरिया के बीजाणु छिड़कने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और बीटी मक्का में क्राई फर्स्ट एबी, यहाँ पर पादप खुद जैव कीटनाशी के रूप में कार्य करता है। C3 चक्र या केल्विन बेंसन चक्र या फिर CO2 अपचयन चक्र, और उसका पहला स्थायी उत्पाद है PGA, ठीक है ना। और C2 चक्र को फॉस्फोग्लाइकोलेट साइकिल कहते हैं, और उसमें एक 3 कार्बन और एक 2 कार्बन का उत्पाद मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कार्बोहाइड्रेट उपापचय से संबंधित ग्रंथियाँ, अग्नाशय में इंसुलिन और ग्लूकागोन है, जो एक दूसरे की विपरीत भी हैं हार्मोन, और कार्बोहाइड्रेट उपापचय से संबंधित है। अग्र पीयूष पाली में ग्रोथ हार्मोन और ACTH हैं। थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट, थायरोक्सिन आंत्र से भोजन अवशोषण, ग्लूकोज अवशोषण और ग्लाइकोजिनोलाइसिस की बात करता है, BMR को बनाए रखता है। यहाँ हमने ग्रंथियों का क्वेश्चन भी किया। ऑक्सीटोसिन को प्रसव हार्मोन भी बताया। अगेन बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन था अस्थि सुषुरता। PTH जो हाई ब्लड कैल्शियम लेवल की बढ़ाने की बात करता है, बोन से कैल्शियम घटाने की बात करता है। हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है, वो अगर बढ़ जाता है तो ऑस्टियोपोरोसिस होगा, और एस्ट्रोजन घट जाता है तो भी ऑस्टियोपोरोसिस होगा। गाउट और आर्थराइटिस में सूजन आ जाती है, और यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं जॉइंट्स पर। बहुजीनी वंशागति का मतलब है, पॉलीजेनी का मतलब है कि एक जीन, एक लक्षण, एक जोड़ी लक्षण, 1 पेयर ट्रेट्स इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन 1 पेयर जीन्स। जैसे हमारी स्किन कलर का कंट्रोल 3 जोड़ी जीन के द्वारा होता है, और यहाँ पर डोमिनेंट और रेसेसिव नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन से डिसाइड होता है। निग्रो, मुलेटो और एल्बिनिज्म की बात हमने करी थी, ठीक है। बहुजीनी वंशागति, AB रुधिर समूह सह प्रभाविता और मिराबिलिस जलापा में पुष्प का रंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस को बताता है। ग्रीन मैन्योर, चावल के खाद में बात करें, चावल में बात करें, चावल का 50% उत्पादन बढ़ा देता है। एजोला पिन्नाटा टेरिडोफाइट एक्वेटिक फर्न, और उसकी लीव्स पे रहने वाला BGA एनाबिना एजोली। जब एक या 2 लक्षणों का उपयोग वर्गीकरण में करते हैं तो कृत्रिम, बहुत सारे तो प्राकृतिक, और जब उसमें एवोल्यूशन की बात करें तो उसको फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। पहला वर्गीकरण आइकलर ने दिया था। DNA में चारगोफ नियम के हिसाब से DS DNA पे लागू होता है, और ATGC की बेस पेयरिंग होती है। डाइकोट अगर है, डार्क रिएक्शन है तो C3 साइकिल पहला उत्पाद PGA, ज़्यादातर मोनोकोट है तो C4 साइकिल पहला उत्पाद OAA। स्पर्म और एग की जो रिएक्शन है वो रासायनिक क्रिया है, एक्रोसोमल रिएक्शन, ठीक है। उसमें एंजाइम द्वारा एग मेम्ब्रेन को घोला जाता है। चल बीजाणु अनुकूल परिस्थिति में क्लेमाइडोमोनास बनाता है। जब सामान्य सांस लेते हैं और छोड़ते हैं 500 ml तो वो टाइडल वॉल्यूम है, ठीक है। DNA प्रतिकृतिकरण इंटरफेज की S फेज में होता है, उसी समय सेंट्रियोल का प्रतिकृतिकरण और क्रोमेटिड का डबलिंग भी बात करते हैं। यूनेस्को ने 1971 में MAB प्रोग्राम लॉन्च किया, और 1975 में बायोस्फीयर की बात करनी शुरू कर दी। डीकम्पोजर्स बैक्टीरिया और फंजाई हैं, और वो पोषक चक्रण में बहुत महत्वपूर्ण है। बिना निषेचन के फल बनाने का काम ऑक्सिन करता है। पार्थेनोजेनेसिस बिना निषेचन के जनन है। मेन क्वेश्चन के आंसर भी याद आ रहा है तो देता जा रहा हूँ। 8वीं 9वीं 10वीं जोड़ी पसलियाँ फॉल्स हैं, क्योंकि वो स्टर्नम से सीधी नहीं जुड़ के 7वीं जोड़ी रिब से जुड़ती है, और वहाँ कार्टिलेज है, कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है। और मैकेनिकल टिश्यू बट लिविंग जो है वो कोलेन काइमा है, और अगर मैकेनिकल डेड है तो वो स्क्लेरेन काइमा है। नॉस्टोक एक फिलामेंटस BGA है, और ये जो है
ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है। यूनिसेल्यूलर बीजीए का एग्जाम्पल स्पाइरुलिना है। नॉस्ट्रोक के साथ साथ ये जैव उर्वरक के रूप में भी काम करते हैं क्योंकि ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इनमें जो सेल है वो हिटेरोसिस्ट है और बीजीए को ग्राम नेगेटिव यूबैक्टीरिया भी कहते हैं। और फॉस्फोरस के लिए बात करें तो वो माइकोराइजा या वीएम है और ग्लोमस वंश की फंजाई उसमें महत्वपूर्ण भाग लेती है। ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट बढ़ाने में निकोटीन है क्योंकि वो एड्रिनल ग्लैंड को प्रभावित करते हैं और उसके कारण हार्मोन्स निकलते हैं, वो बीपी और हार्ट बीट को बढ़ाते हैं। वायरस मुक्त पादप उत्तक संवर्धन में हेबरलैंड वाले में बनाने हैं तो मेरिस्टेम कल्चर सबसे अच्छी विधि है। एनसीईआरटी की बात कह रहा हूँ। 5 लॉब और 300 मिलियन एल्वियोली मनुष्य के फेफड़ों में होती है और अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन ग्रंथि है। सच बताना, सच मेहनत करना, सच हमेशा रखना अपने जीवन में, इसी सच के साथ मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ। आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, डॉक्टर बनने के अपने सपने को दिल से जिएं, दिल से लगे रहें, सपनों का पीछा करते रहो, पूरे होते हैं। इसी के साथ संस्कार एकेडमी नागौर, मैं प्रदीप ग्वाला, थैंक यू। पढ़ें, मुस्कुराएं, आगे बढ़ें, अपने बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।